नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है समाज शास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। इस टॉपिक पे हमने पहले भी चर्चा करी हुई है, पर आज थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, सोशल साइंस की एक ब्रांच है। और समाज शास्त्र का कार्य क्या है? यह उपयोग करता है विभिन्न पद्धतियों का, किस लिए? मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत और साथ ही साथ उनका विकास करने के लिए। मतलब समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है जिससे कि वो मानवीय समाज, ह्यूमन सोसाइटी की स्ट्रक्चर को, वहाँ पे होने वाली गतिविधियों को जान सके और उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करे, फिर उन जानकारियों में आवश्यकता अनुसार मॉडिफिकेशन और उनका विकास करें। किसके द्वारा? विभिन्न पद्धतियों के उपयोगों के द्वारा। तो ये हो गया समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट, उसके कार्य। पर हम बात करें ये सारी चीज़ें करता क्यों है समाजशास्त्र, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ध्येय क्या है? तो मेनली समाजशास्त्र जो भी चीज़ें करता है, चाहे वो जिन भी दृष्टिकोणों का उपयोग करे या जो भी कार्य करे, जिन भी पद्धतियों का उपयोग करे, वो उसका मेनली फोकस ये होता है कि समाज का कल्याण हो। और वो कैसे होगा? समाजशास्त्र चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करके उस पर रिपोर्ट्स बनाता है, रिसर्च करता है। तो वो जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है, उस नॉलेज के द्वारा हमें ये पता चलता है कि समाज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सुधारा जाए या उस प्रॉब्लम को कैसे कम करा जाए या समाज को डेवलप कैसे किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का जो हम विश्लेषण करते हैं समाजशास्त्र में, उन विश्लेषणों की सहायता से हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र का ध्येय क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए ज्ञान को लागू करना। मतलब जो प्राप्त ज्ञान है समाजशास्त्र के पास कि हाँ, अपराध की दर इस वजह से बढ़ रही है, या सामाजिक विघटन के कारण, या सामाजिक विघटन के कारण ये सब हो सकते हैं, या सामाजिक व्यवस्था किस तरह बनाई जा सकती है। तो वो जो ज्ञान है समाजशास्त्र के पास, उन ज्ञान का उपयोग करके समाज का कल्याण करो और समाज में पाई जाने वाली अव्यवस्थाओं को दूर करो। नेक्स्ट है विषय वस्तु। तो समाजशास्त्र की अगर विषय वस्तु या दृष्टिकोण की हम बात करें तो ये दोनों का ही क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है। पर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक वर्ग, सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति, सामाजिक विचलन, परिवर्तन इत्यादि बातों का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिकोण। तो स्टार्टिंग में तो गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच ही यूज़ हुए थे, बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे समाजशास्त्र डेवलप्ड होता गया, समय बदलते गए, 18वीं से 19वीं, 19वीं से 20वीं, 20वीं से 21वीं शताब्दी आई, तो और भी ज़्यादा दृष्टिकोण ऐड होते गए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ अदर अप्रोचेस भी इस लिस्ट में ऐड होते गए। तो एक लाइन में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो अध्ययन करती है मानव समाज का, और वो विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हुए मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत और उनका विकास करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं समाजशास्त्र की एज अ सब्जेक्ट उत्पत्ति कब हुई थी, किसने करी थी, और इनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। अगर हम बात करें समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति पश्चिमी ज्ञान और दर्शन में आरंभ से ही थी, जिसे हम आदि समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। पश्चिम में जब दर्शन का विकास होना शुरू हुआ, लोगों ने विचार करना शुरू किया। सबसे पहले वहाँ के दार्शनिक सोक्रेटिस या सुकरात माने जाते हैं। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ऐसे बहुत सारे दार्शनिकों ने सामाजिक विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र होने चाहिए, इतिहास होने चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए भूगोल होने चाहिए। पर मेनली सारे के सारे सब्जेक्ट दर्शन के अंतर्गत ही आते थे, अलग अलग उनकी शाखा होती थी। आरंभ में ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे। स्टार्टिंग में सिर्फ एक सब्जेक्ट दर्शन था, जिसके अंतर्गत अनेक शाखाएं निर्मित होनी शुरू हुई, जिसमें आपका समाजशास्त्र भी समय के साथ एक अलग सब्जेक्ट के रूप में सामने आया।
तो प्लेटो के समय से ही सामाजिक विश्लेषण शुरू हो गया था। उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु और धीरे धीरे जितने भी विचारक दार्शनिक आते गए, उन्होंने समाज के विश्लेषण करते गए अपने अपने अनुसार। किसी ने कहा समाज में हम इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं, या समाज में एकता होती है, समाज में संघर्ष होते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो वो विश्लेषण समय अनुसार चलता गया। पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र की स्थापना की, तो उसे अगस्त काम्टे, जिनका की जन्म 1798 और मृत्यु 1857 में हुई थी, उनके द्वारा 1838 में स्थापित किया गया था। और स्टार्टिंग में इन्होंने क्या इसका नाम रखा था, सामाजिक भौतिकी, यानी कि सोशल फिजिक्स। पर अन्य लोगों के द्वारा इस नाम के प्रयोग किए जाने के कारण उन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, समाजशास्त्र। पर मुख्य रूप से बेल्जियम के संख्याविद एडोल्फ क्योटेलेट द्वारा सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी से बदल करके समाजशास्त्र कर दिया था। अब अगर हम बात करें अगस्त काम्टे के विचारों के बारे में, तो उन्होंने समाजशास्त्र सब्जेक्ट की स्थापना क्यों की, या उन्होंने समाज के अध्ययन के लिए अलग सब्जेक्ट स्थापित होना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में क्यों आया? वो इस कारण कि उस समय में अगस्त काम्टे फ्रांस के निवासी थे। तो फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी स्थितियों को देखने के उपरांत उन्हें समझ में आया कि जो समाज है वो समाज आदर्श समाज है नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और उन बुराइयों को दूर करके ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे का मुख्य कारण क्या था कि फ्रांस में होने वाली जो फ्रांस की क्रांति थी, दूसरा वहाँ पे औद्योगिकरण होना आरंभ हो गया था। लोग कृषि को छोड़ के उद्योगों में जा रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी प्रथा थी, लोगों का शोषण होता था, उन्हें उतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी जितना कि उनसे काम कराया जाता था। तो वो कृषि को छोड़ के उद्योग के क्षेत्र में जाने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट, लोगों का बौद्धिक विकास होना शुरू हो गया। उन्हें क्वेश्चनिंग करने, तर्क वितर्क करने की क्षमता आ गई, क्या सही है क्या गलत है, कौन उनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन उनका शोषण कर रहा है, कौन उनकी सहायता कर रहा है, किसके द्वारा उनका विकास हो सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न उनके दिमाग में उठने लगे, कुछ के आंसर भी उन्हें समझ में आने लगे। तो ये जो सारी कारणें थी, ये सारी कारणों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई समाजशास्त्र के उदय में या उत्पत्ति में। काम्ट के अगर मत की बात करें हम, तो काम्ट का मत था कि सामाजिक निश्चयात्मकता के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जैसा कि हमने बात करी, समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां देखने को मिल रही थी, और जब समाज एकजुट हो जाता और निश्चय कर लेता कि हमें इन बुराइयों को दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना करनी है, तब ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। और वो सामाजिक निश्चयात्मकता कैसे आएगी? एकमतता से। एकमतता कैसे होगी? सर्वप्रथम हमें समाज के लिए एक ऐसे विषय का निर्माण करना होगा जो यह बताए कि समाज है क्या, समाज बनता कैसे है, समाज को हम सुधार कैसे सकते हैं, समाज में बुराइयां कैसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं। तो विभिन्न पक्ष समाज से जुड़े एक के अंदर आ जाते हैं, वो क्या है? समाजशास्त्र। तो उन्होंने अपने जो विचार हैं वो अपनी फेमस बुक कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि उन्होंने 1830 से 1842 के बीच में लिखी थी, और दूसरी अ जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवादी, 1844 में। इन दोनों ही बुक्स में उन्होंने अपने प्रत्यक्षवादी विचार को समझाया था। और प्रत्यक्षवादी विचार या प्रत्यक्षवादी स्तर क्या है, उसके बारे में हमने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में बात करी थी कि मानवीय समझ का क्रमिक विकास होता रहता है। स्टार्टिंग में वो कैसा था? धार्मिक था, हर चीज़ों के पीछे ईश्वरीय शक्ति मानता था। फिर तात्विक हुआ, जड़वाद, उन्हें हर एक चीज़ में एक शक्ति का अनुभव होने लगा। कोई भी वस्तु, चाहे वो आपका पेड़ हुआ, चाहे वो सामान हुआ, चाहे वो जादू टोने, मतलब तात्विक स्तर में, तत्व में उन्हें शक्ति की अनुभूति होने लगी। पर लास्ट स्टेज क्या आया? प्रत्यक्ष स्तर, साइंटिफिक स्टेज, जिसमें उन्होंने क्वेश्चनिंग करी, चीज़ों में लॉजिक लगाना शुरू किया, और उन्हें ये समझ में आया कि ना धर्म ना तत्व, आप वैज्ञानिक तरीक़ों से चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण करो, विश्लेषण करो, फिर जाके आप समझो कि हाँ ये चीज़ इस वजह से विद्यमान है, या इस चीज़ के पीछे ये कारण है। कोई भी अटकल पच्चू या काल्पनिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया अपनी दोनों बुक्स के ज़रिए? ये विचार प्रकट किए कि मानवीय समझ के क्रम में अंतिम स्तर कौन सा स्तर होगा? प्रत्यक्षवादी स्तर, जहाँ पे लोग
धार्मिक, काल्पनिक, इन सारे विचारों पे नहीं, वैज्ञानिक विधियों द्वारा चीज़ों का निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पे वो समझेंगे कि हाँ, समाज में ये सारी चीज़ें बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें अच्छाई हैं, हमें बुराइयों को दूर करनी है और समाज का विकास करना है। वैसे तो समाजशास्त्र का जनक हम अगस्त काम्टे को मानते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि औपचारिक रूप से समाजशास्त्र को किसने, एमाइल दुर्खिम ने स्थापित किया था। उन्होंने यानी कि एमाइल दुर्खिम ने प्रथम यूरोपीय एकेडमी विभाग की स्थापना की थी और आगे चल के प्रत्यक्षवाद के विकास पे भी उन्होंने जोर दिया था और इन्हें अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही काम्टे के विचारों को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। सामाजिक विचारधारा में काम्ट के ही तरह महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवादी या साइंटिफिक विचारधारा का समर्थन किया। इनका भी मानना था कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए और वो एक विज्ञान है। अब हम बात कर लेते हैं समाजशास्त्र के विकास के बारे में। तो अगर हम विकास की बात करें तो समाजशास्त्र का जन्म तो फ्रांस में हुआ था, पर उसका विकास अमेरिका में हुआ था। इनफैक्ट समाजशास्त्र का तीव्र गति से विकास कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। और जो अमेरिका का समाजशास्त्र था वो आरंभ से ही अत्यंत समृद्ध रहा। क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा नए समाजशास्त्र का उद्भव भी अमेरिका में हुआ। जैसा कि हमने बात करी, जन्म तो उसका यूरोप में, फ्रांस में हुआ था, पर समाजशास्त्र के क्षेत्र में नए नए क्रांतिकारी विचारधाराएं आना और उसका समाज पे प्रभाव पड़ना और समाज में पाए जाने वाले चीज़ों के बारे में बारीकी से विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें, नए समाज का उद्भव, ये सब कुछ कहाँ हुआ? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का रहा है। वैसे तो समय अनुसार अनेकों समाजशास्त्री हुए, उन्होंने अपनी विचारधारा के द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया, पर यह है कि हाँ, अमेरिका में इसकी कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुई थी क्योंकि वहाँ पे समाज से जुड़े मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा प्रधानता से उठाया जाता था। इस कारण क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा नए समाजशास्त्र के उद्भव में भी यूएसए का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि विभिन्न जगहों पे समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब और किनके द्वारा हुई थी, किसी यूनिवर्सिटी में। एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट समाजशास्त्र का संस्थानीकरण कब हुआ था? तो सबसे पहले अमेरिका के कंसास विश्वविद्यालय में इतिहास और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। कौन से सन में? 1891 में। तब जब ये विभाग बनाया गया था तो वो दो सब्जेक्ट, इतिहास और समाजशास्त्र, दोनों का विभाग था। पर ठीक उसके एक साल बाद 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अलग विभाग बनाया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एल्बियन डब्ल्यू स्मॉल के द्वारा। और 1895 में बोर्डियॉक्स विश्वविद्यालय यूरोप, किसके द्वारा? बाय एमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है 1904 में यूनाइटेड किंगडम यूके में प्रथम समाजशास्त्र विभाग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है 1919 में जर्मनी में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लुडविग मैक्सिमिलियन्स यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, और इसमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। नेक्स्ट है 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा? पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा। और 1920 में पोलैंड में फ्लोरियन जेनेक के द्वारा। ये थोड़ी फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, तो इसे बस आपको याद रखना है कि कौन से सन में किस जगह पे किसके द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कराई गई थी पहली बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।